हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं ट्वेल्थ क्लास की हिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर और ये फोर्थ पार्ट है। इससे पहले मैं ट्वेल्थ क्लास की हिस्ट्री को लेकर के मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ देख लेना, ताकि ये जो आपको चैप्टर आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को हम। तो देखो, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, आज हम देखेंगे जो स्तूप है इसके बारे में पूरा डिटेल से, बिल्कुल। ठीक है, और कॉपी पेन लेके बैठना तसल्ली से आप। ठीक है, आराम से बिल्कुल टाइम देना पूरा प्रॉपर, तब आप बिल्कुल समझ जाओगे, बिल्कुल कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखो इसके अंदर है क्या है मेनली इसके अंदर, कि जो है सांची का स्तूप, इसको देखो एक बार आप। ये है सांची, यहाँ पर लिख लेना आप, ये सांची का स्तूप है। सांची पहली बात है कहाँ पर, ये मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। ठीक है, एमपी में सांची है, वहाँ पर एक बनाया गया स्तूप है, इसलिए इसको कहते हैं सांची का स्तूप। ये बनवाया किसने था, ये बनवाया था आपके एक मिनट, अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। अब देखो जरा एक बार ध्यान दो जरा, सांची का जो स्तूप है, पेपर के अंदर क्वेश्चन बनता है कि सांची के स्तूप के की संरचना बताइए। सांची के स्तूप की संरचना बताइए। कहने का मतलब ये हो गया, सांची का जो स्तूप है वो कैसे बना था। जैसे मान लो सांची का स्तूप है ये, इसमें ऐसे गेट थे यहाँ पर, है ना। एक एक मिनट, गेट ऐसे थे, जैसे कि मान लो ये सांची का स्तूप है आपका, और ये पूछेगा कि भाई कैसे था, तो यहाँ पर ऐसे बना था, फिर ऐसे था, इसके नाम क्या थे सबके। ठीक है, यहाँ पर ऐसे गेट था, यहाँ पर ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये पूछता है कि सांची का जो स्तूप है उसकी संरचना बताइए पूरी, कि वो कैसे स्ट्रक्चर था, कैसे कैसे बना था ये। पेपर में क्वेश्चन बनता है ये। ठीक है, तो अब देखो एक बार, बिल्कुल सिंपल है, 2 मिनट लगेगा बस, आप समझ जाओगे पूरा, बिल्कुल आपके पूरे माइंड में मैं सेट कर दूंगा एकदम। ठीक है, पहली बात, जो सांची का स्तूप है उसके अंदर आपको 6 बातें याद रखनी है, 6 चीज़ बस। एक है अंड, दूसरा है वेदिका, तीसरा तोरण द्वार, चौथा हर्मिका, पांचवा यष्टि, और छठा लास्ट का क्षत्रिय। ठीक है, क्षत्रिय नहीं मतलब छत्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, ये देख लिया आपने। बस एक इसमें से आपका जो इसमें है वो याद रखना अलग से, साथ में एक और होता है पॉइंट, वो होता है आपका प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ, ये आपको नाम याद रखना। टोटल 7, 6 तो आपको याद हो गए। ठीक है, कौन सा, अंड, वेदिका, तोरण द्वार, हर्मिका, यस्ति, छत्री। ठीक, अब मैं आपको बताऊँ एक डिटेल में आपको क्या है ये। देखो एक मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ पिक्चर एक छोटा सा। ये देखो पिक्चर एक बार आप। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से देखना, ये है आपका सांची का स्तूप। ये क्या है, सांची का स्तूप है ये। ठीक है, पहली बात, बनवाया किसने था, एक मिनट कहाँ चला गया, बनवाया किसने था, ये सम्राट अशोक ने। ये आपको मालूम चल गया है कहाँ पर, ये मध्य प्रदेश में सांची एक जगह है, वहाँ पर ये। ठीक है, अब देखो इसके अंदर के एक पार्ट समझते हैं हम कि क्या क्या है, एक एक चीज़, बिल्कुल ध्यान ध्यान से देखना। ये सांची स्तूप के सामने है ये। देखो पहला क्या था, अंड था। ठीक है, पहला क्या था, अंड था। इसमें अंड क्या किसे बोलते हैं, ये है जो है सांची का स्तूप, ये अंडाकार आकृति का है, ये अंडे टाइप का है। आधा अंडा ऊपर है, आधा मान लो उसके नीचे, ऐसा लगता है देखने में, आधा नीचे नहीं है, लेकिन ये लगता है कि एक अंडे जैसा आकार है, इसलिए बोलते हैं इसको अंड बोलते हैं। अंड भी का हो या अंडा का हो, सेम मतलब है ये। ठीक है, ये हो गया आपका अंड। ठीक है, चाहे अंडा, अंडाकार। दूसरा, ये देख लिया आपने, ये जो पिलर दो खड़े हैं, दो यहाँ पर हैं, दो यहाँ पर हैं। ठीक है, ये दो पिलर जो खड़े हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, तोरण द्वार। तोरण द्वार। ठीक है, इसे बोलते हैं तोरण द्वार। ये दो खड़े हैं इधर, और ये देखो ये रहा आपका तोरण द्वार। मतलब इस स्तूप के अंदर 4 गेट थे, एंट्री गेट को कहते हैं तोरण द्वार। ठीक है, एक ये रहा, दो, तीसरा, एक इसके जस्ट पीछे है, बैक है उसके, वो दिख नहीं रहा आपको। तो मतलब सांची जो स्तूप है उसके अंदर टोटल 4 गेट थे। इन चारों गेट को कहते हैं, दरवाजे थे एंट्री करने के, इसे कहते हैं तोरण द्वार। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपकी। ठीक है, चलो अब देखो, ये हो गया पूरा आपका, 2 चीज़ हमने पढ़ ली, तोरण द्वार, अंड पढ़ लिया। ठीक है, अब क्या है, इसी के अंदर जो ये है, ये बॉक्स पड़ा हुआ है, देखो छोटा सा बॉक्स है ये। ठीक है, इसे बोलते हैं हर्मिका। क्या बोलते हैं, हर्मिका। वहीं अगर हम ये देखें, ये छोटा आगे जो बन रहा है,
ठीक है, ये कुछ इस टाइप का दिखाता हूँ मैं आपको, पिक्चर आपको बना देता हूँ यहाँ पर। ये ऐसे है, देखो ये ऐसे है, ऐसे, ठीक है, और इसके ऊपर भी ऐसे गोल गोल बने हुए हैं 3। आप एनसीईआरटी बुक देखोगे तो ऐसे बना हुआ है। जो ये जो पिलर सा खड़ा है ये वाला, ये एक मिनट दिखाता हूँ अलग से मैं कलर लेकर के पिलर आपको। ये जो पिलर सा है ना, ये वाला, ये जो खड़ा है सीधा, ये, ठीक है, इसे, इस पिलर को जो एक इस पिलर को कहते हैं यष्टि। क्या कहते हैं? यष्टि, ठीक है। और जो ये है 3, 1 2 3, इसे कहते हैं छतरी। ये छतरी है ना, ये छतरी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो समझ गए आप यहाँ तक पूरा बात? ठीक है, देखो दोबारा बता रहा हूँ आपको मैं। ये तोरण द्वार हो गया आपका, एक मिनट स्पेलिंग गलत हो गई है, इसको देखो एक बार आप। ये है तोरण द्वार, तोरण द्वार, ठीक है। ये 4 तोरण द्वार, 4 इसमें टोटल तोरण द्वार थे। ये हो गया आपका अंड, ठीक है, ये सांची स्तूप का अंड हो गया। अब ये जो है हर्मिका, ये जो है यष्टि पिलर सा, इसके ऊपर गोल 3 छल्ले निकल रहे हैं, उसे बोलते हैं छतरी, ठीक है। इन छतरी, इसे बोलते हैं छल्ले को छतरी, ठीक है। तोरणद्वार हो गया आपका, ये हो गया पूरा। अब देखो यहाँ पर ये जो है, ये ग्रिल बना हुआ है, इसको ग्रिल से पूरा ढका हुआ है, देखो ऐसे ग्रिल बना हुआ है, ये लंबे, ये इसको गोल गोल, इसे बोलते हैं वेदिका। क्या बोलते हैं? वेदिका। इंग्लिश में रेलिंग जिसे बोलते हैं, रेलिंग मतलब रेलिंग, आप घर के छतों पर भी होते हैं, रेलिंग लगाते हो आप, उसे वही है, सेम वही है, ठीक है, रेलिंग। पार्क के आसपास दिखाओ अपने, लोहे की रेलिंग लगी होती है, वो वेदिका बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ तक समझ गए आप? ठीक है, अब क्या बचा इसके अंदर? बस मेरे ख्याल से ये पूरा हो गया आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो ज़रा, जो ये है, ये रास्ता है यहाँ पर जो जो श्रद्धालु होते थे, मतलब कि जो बौद्ध धर्म को मानते थे, जो उनके अनुयायी थे, वो यहाँ पर आ कर के घूमते थे इसके आसपास, ठीक है, मतलब कि इसके ऐसे साइड साइड, ठीक है, ये ऐसे ऐसे पूरे चक्कर लगाते थे इसके, ठीक है, ऐसे। तो ये चक्कर लगाते थे वो यहाँ पर, इसके यहाँ पर ऐसे, इस टाइप का, ठीक है, ऐसे चक्कर लगाते थे। इससे देखो, जो हमारी घड़ी की सुई होती है, ये ऐसे होती है, ये ऊपर 12 बजता है, घड़ी की सुई हमारी ऐसे घूमती है हमारी, ठीक है, ऐसे घूमती है। लेकिन ये जो थे घड़ी की सुई की उल्टा घूमते थे, जिसे बोलते हैं एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक। ये एंटी क्लॉक वाइज घूमते थे, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। मतलब घड़ी हमारी ऐसी घूमती है ना, मान लो कि अगर घड़ी है यहाँ पर, ये घड़ी है, तो हमारी घड़ी यहाँ पर 1 होता है, 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ 9 होता है। तो हम ऐसी घड़ी घूमते हैं ना हमारी इस टाइप की। लेकिन सॉरी, लेकिन जो हमारे सांची का स्तूप है, ये यहाँ पर कैसे घूमते थे? ऐसे, ये इस टाइप के, ठीक है, उल्टा, घड़ी के विपरीत दिशा में, जैसे घड़ी घूमती है ना सुई, वैसे नहीं घूमते हैं, उसके उल्टा, ठीक है। तो इसे बोलते थे, इसलिए इसका नाम पड़ गया प्रदक्षिणा पथ। क्या बोलते हैं? प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं इसे, जिस रास्ते पे उल्टा गोल गोल घूमते थे लोग, चक्कर लगाते थे, परिक्रमा करते थे, ठीक है, उसे कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। अच्छा, प्रदक्षिणा पथ क्यों कहा गया? देखो भाई, सिंपल सी बात है एकदम, कि घड़ी के, एक मिनट, घड़ी के जो घूमने को, जो घूमता है हमारा घड़ी, क्लॉकवाइज बोलते हो ना इंग्लिश में आप, क्लॉकवाइज। इसी को ही अगर मैं हिंदी में कहूँ, इसे इसे कहते हैं हम वामावर्त, ठीक है, और उल्टे को बोलते हैं दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त होता है एंटी क्लॉक बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं एंटी क्लॉक, हिंदी में कहते हैं दक्षिणा, दक्षिण के दिशा में घूमते थे, इसलिए इसका नाम है प्रदक्षिणा पथ, जहाँ पर घूमते थे। सिंपल याद रखना आपको कि बौद्ध श्रद्धालु जो होते थे, अनुयायी, वो जो ये रास्ता है, छोटा सा रास्ता है यहाँ पर, ये ऐसा, इसके रेलिंग के पीछे, तो गोल गोल घूमते थे, उस गोल गोल घूमने को कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। बिल्कुल सिंपल एकदम, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया पूरा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। अब देखो वापस चलते हैं इसके ऊपर हम। इसमें हम देख रहे थे, हमने पढ़ लिया अब तक क्या, जो सांची का स्तूप है उसकी संरचना के बारे में क्या क्या होता था, ठीक है। अब देखेंगे हम यहाँ पर कि सांची का जो स्तूप है, उसमें भोपाल की जो बेगम है, उन लोगों ने अपना क्या योगदान दिया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब देखो भाई, जो सांची का स्तूप है उसके अंदर भोपाल की बेगमों ने क्या योगदान दिया, भोपाल की बेगमों ने,
तो भाई देखो, आप पहली बात भोगा जैसी नाम आएगा, मध्य प्रदेश की बेगमों ने क्या योगदान दिया, मध्य प्रदेश चाहे कहो चाहे भोपाल को, एक ही मतलब है, ठीक है। तो वहाँ के दो नाम आते हैं यहाँ पर, एक है शाहजहाँ बेगम, क्या नाम है, शाहजहाँ बेगम, दूसरी है सुल्तान जहाँ बेगम। ये दो नाम आपको याद रखना है, शाहजहाँ बेगम, सुल्तान जहाँ बेगम, बस। अब आप देखो आंसर इसका पूरा। इन दोनों ने क्या किया, पहली बात उन्होंने दान दिया काफ़ी, सांची के स्तूप को बनाने में अपना इन्होंने दान दिया, पैसे दिए, मतलब अनुदान कहो या दान कहो एक ही मतलब है, ठीक है, पैसा दिया, चंदा दिया। अब इन्होंने चंदा देने के साथ साथ सिर्फ चंदा देने से काम नहीं चलता है, ठीक है, उसको उन्होंने संरक्षण भी दिया, ठीक है, क्या दिया, संरक्षण भी दिया सांची के स्तूप को। संरक्षण के लिए क्या किया इन्होंने कि वो जो फ्रांसीसी थे वो वो यहाँ पर आए थे और सांची के स्तूप कि यहाँ कुछ मूर्तियाँ रखी पड़ी थी आसपास, कुछ अवशेष मिले थे, है ना, तो इसको ये उठाने लग गए कि हम इसको फ्रांस में लेके जाएंगे दिखाने के लिए। तो भोपाल की जो बेगम थी, इन लोगों ने मना कर दिया और उनको प्लास्टिक की सांची का स्तूप पकड़ा दिया उनको, ठीक है, मूर्तियाँ भी उनको वैसे दे दी कि आप ये ला के दिखा देना एक, है ना। तो ये था कि फ्रांसीसियों को स्तूप की प्रतिकृतियाँ ही ले जाने दिया, प्रतिकृतियाँ मतलब उसका नकली, एक कहते हैं डमी टाइप का उन्होंने दिया कि इसे ले जाओ आप वहाँ दिखा देना कि भाई ये ऐसा स्तूप है, आप इसको आप असली मत ले जाओ। तो मतलब उन्होंने इसको रोक दिया, पहली बात, ठीक है। दूसरा दूसरा देखो उन्होंने क्या किया कि अंग्रेज भी आए, अब फ्रांसीसी भी आए थे यहाँ पर और अंग्रेज भी आए थे। अब जो अंग्रेज आए उन्होंने स्तूप को नुकसान करने की पूरी कोशिश की, जो ब्रिटिश थी ना, ब्रिटिश, वो जब हम उनके गुलाम थे उन्होंने काफ़ी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन भोपाल जो था, जो मध्य प्रदेश है, वहाँ की जो बेगम थी, वहाँ पर जो वहाँ की महारानी थी, उन्होंने बचाया कि भाई आप इसे नुकसान मत बचाना। तब इन्होंने सांची के स्तूप को नुकसान नहीं पहुँचाया, क्योंकि वो उस समय सांची के स्तूप की वैल्यू नहीं जानते थे, वो कहते छोड़ो ना, बस तोड़ ताड़ दो, ठीक है। अच्छा अगला देखो, तीसरा, वहाँ पर एक नाम आता है सुल्ताना जहाँ बेगम का, ठीक है, दो नाम थे ये, उसमें सुल्ताना जहाँ बेगम देखो उन्होंने क्या किया, इन्होंने वहाँ पर एक संग्रहालय बनाया, संग्रहालय मतलब म्यूज़ियम, ठीक है ना, उन्होंने वहाँ पर म्यूज़ियम बनाया, कहाँ पर, यहीं पर ही सांची स्तूप के पास में एक म्यूज़ियम बनाया, ठीक है, क्या बनाया, म्यूज़ियम, म्यूज़ियम को बोलते हैं संग्रहालय। और वहाँ पर जो सांची के स्तूप थे उसको संभाल के रखा और वहाँ पर लोग देखने आते थे, तो कहीं ना कहीं उससे क्या हुआ, सांची के स्तूप को बढ़ावा मिला, ठीक है। और सेकंड बात, इन्होंने अतिथिशाला भी बनाया कि भाई जो लोग देखने आएंगे वहाँ पर, जो काम करेंगे सांची स्तूप के लिए, वो यहाँ पर ठहर सकते थे, ठीक है ना, गेस्ट हाउस जिसे बोलते हो, गेस्ट हाउस वो बनाया इन्होंने। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आकर के लोग रुके, उन्होंने समझा कि भाई जब सांची के स्तूप इतना उसकी क्या नाम है वैल्यू है, तभी तो यहाँ पर क्या बनाया, संग्रहालय बन रहे हैं, अतिथिशाला बनाया है। तो इसलिए लोगों ने सांची के स्तूप को समझा और लोगों ने उसको नुकसान नहीं पहुँचाया, ठीक है। ये आप देखो, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है जॉन मार्शल। देखो जॉन मार्शल क्या थे, एक पुरातात्विक थे, ठीक है ना, मतलब एक तरह से वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने भी वहाँ पर रह करके, इसी अतिथिशाला में रह करके, जॉन मार्शल ने खुद उस सांची के स्तूप के बारे में पूरा एक क्या लिखा, एक पुस्तक लिखी इन्होंने, ठीक है ना, इन्होंने क्या लिखी, पुस्तक लिखी सांची के स्तूप के बारे में, एक बात। और इस पुस्तक को लिखने में काफ़ी खर्चे भी होंगे, उस खर्चे को भोपाल की बेगमों ने पैसे दिया, तो कहीं ना कहीं से इन्होंने अपना योगदान दिया। और भी पॉइंट बनते, बहुत सारे दुनिया भर के पॉइंट हैं, ठीक है, लेकिन चार मैंने बताया को इंपॉर्टेंट। आप एक और ऐड कर सकते हो पॉइंट कि इसकी मरम्मत भी इन्होंने करवाई, जो टूट फुट हुआ था उसको इन्होंने फिर से ठीक करवा दिया, ठीक है। तो सारे पॉइंट क्या है, भोपाल की बेगमों से लेकर के कि सांची के स्तूप में क्या योगदान दिया, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस लेसन से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पेपर आ चुका है ये, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में। अब आगे देखते हैं हम आगे देखो, अब भाई सांची का जो स्तूप है उसकी थोड़ी कहानी समझ लो कि भाई सांची का स्तूप मिला कैसे, ठीक है। सांची का स्तूप जो है उसकी खोज की कहानी छोटी सी है। अच्छा, सांची के स्तूप से पहले एक हम देखते हैं अमरावती का स्तूप। जो अमरावती है वो कहाँ पर, सांची अमरावती का स्तूप मिला है। देखो स्तूप तो वैसे इंडिया में बहुत सारे मिले हैं, लेकिन सांची का स्तूप क्या है कि ये पूरा एक सुरक्षित रूप में मिला है हमें, इसलिए सांची के स्तूप की ज़्यादा वैल्यू है आज के टाइम में। बाकी स्तूप मिले हैं देखो, लेकिन अगर देखा जाए तो जो अमरावती का स्तूप है हमारा, ये अमरावती का जो स्तूप है ये सबसे पुराना स्तूप है, लिख लेना ऐसे, सबसे पुराना है ये, ठीक है। ये तो बाद में मिला जा करके, लगभग 22 साल बाद मिला स्तूप तो सांची का, ठीक है ना। तो देखो जो
अमरावती का स्तूप है, इसका समझो कि ये मिला कैसे, आखिर इसकी लोगों को जानकारी हुई कैसे। पहली बात कि जो अमरावती का स्तूप है, जो अमरावती है आंध्र प्रदेश, वहाँ का एक राजा था। उस राजा की जानकारी ना, देखो यहाँ पर राजा का नाम लिखा हुआ नहीं है ना, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसकी जो है कुछ जो ग्रंथ मिले उससे मालूम चलता है कि भी जो वहाँ पर राजा था सांची का, सांची वो सॉरी मतलब आंध्र प्रदेश का, अमरावती का, उसने क्या किया कि वो चाहता था मंदिर बनवाना वहाँ पर, अपने इलाके में एक मंदिर बनवाना चाह रहा था वो। कौन? अमरावती का राजा एक मंदिर बनवाने के लिए वो चाहता कि एक मंदिर बने यहाँ पर, ये मंदिर समझ लो, ठीक है। तो जब मंदिर बनवाना चाह रहा था तो उसको ईंट की ज़रूरत पड़ी, तो उसने बगल में ही देखा कि कुछ बिल्कुल साबुत ईंटें बहुत सारी पड़ी है। तो वहाँ उसने मज़दूरों को ऑर्डर दिया अपने कि भाई इनके ईंटों को निकालो। सेम ऐसा ही हड़प्पा सभ्यता में भी हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब क्या हुआ, जब ईंट निकाले तो उनको नीचे से बहुत सारे और ईंटें मिले। तो राजा को लगा कि ईंटों के नीचे अगर खुद और नीचे जाऊंगा मैं तो मुझे क्या मिलेगा, खजाना मिलेगा। और उस लालच में उसने पूरा खोद दिया उस अमरावती स्तूप को। तो कुल मिला के वो ख़राब हो गया वो, ठीक है। और बाद में अमरावती के बारे में भी काफ़ी सारी बातें हैं, अभी देखो जरा एक बार, मैंने लिख रखा है यहाँ पर आपके लिए कि 1796 में देखो, ध्यान दो इस बात का कि अमरावती जो स्तूप 1796 में मिला है और सांची का 1818 में मिला है। लगभग इनमें लगभग 22 साल का अंतर आ रहा है कि 22 साल बाद मिला सांची का स्तूप, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ कि 1796 में राजा ने मंदिर बनाने के लिए काम किया, उसको अचानक क्या अवशेष मिले और उसने क्या लगाया कि इसमें खजाना होगा, उसने उसको पूरा उखाड़ दिया, ठीक है। लेकिन फिर इसका ध्यान जो है वहाँ का एक अंग्रेज़ अधिकारी था जिसका नाम है कॉलिन मैकेंजी, अमरावती के आसपास का एक अंग्रेज़ था। उसने ध्यान दिया कि भाई ये क्या है, निकाल रहे हैं लोग यहाँ से। तो उसने उसको रुकवाया, ठीक है, उसने बचाया उसको और उसको एक रिपोर्ट में छापने की कोशिश की, किताबों में, मतलब कि मैगज़ीन में छापने की कोशिश की, लेकिन वो छप नहीं पाया। इसलिए लोग अमरावती के बारे में तभी भी जान नहीं पाए। आगे चलते चलते देखो, आगे चल के 1854 में, सोचो 1796 और 1854 में कितने सालों बाद जा कर के, ठीक है, कि इतने सालों बाद जा कर के वहाँ का एक कमिश्नर था अमरावती का, उसने पहचाना कि भाई अमरावती का स्तूप जो है तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो तब उसने जाके उसको संरक्षण दिया, उसको बचाया। तब तक जो है अमरावती का काफ़ी नाश हो चुका था, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब जो है ये हो गया हमारा। अब हम देखते हैं आगे कि जो सांची का स्तूप है आखिर वो कैसे बच गया। अभी हमने पढ़ा अमरावती स्तूप के बारे में, अब देखते हैं कि सांची का स्तूप कैसे बच गया। अब सांची का स्तूप बच ऐसे गया कि उसकी खोज हुई थी अमरावती की, वो 1796 में हुई थी। तब तक लोगों ने इसकी वैल्यू समझी नहीं, ठीक है। बाद में इसकी वैल्यू समझ में आई। भाई आप कोई गलती करते हो, बाद में चल के करते हो ना सुधार, तो सेम वैसे ही हुआ कि अमरावती का नुकसान करके लोगों को बाद में अकल आ गया कि सांची का स्तूप तो वाकई में अच्छी चीज़ है और ये कुछ कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कुछ इसकी कुछ विश्वास है इसके अंदर, कुछ वैल्यू है इसकी। तब चल के लोगों ने इसको नुकसान नहीं पहुंचाया, ठीक है। इसको नुकसान करने के बाद लोगों को अकल आया, तब जा करके सांची का स्तूप बच पाया। अब देखो इसमें क्या था कि अमरावती का स्तूप है उसको नुकसान क्यों हो गया कि उसके जो अवशेष मिले ना, उसको अंग्रेज लोग कीमती समझ करके उठा ले गए। अमरावती के स्तूप में कुछ मूर्तियाँ मिली, कुछ मिला, उसको उठा कर लेके चले गए यहाँ से कि भाई ये तो हम बेचेंगे, काफ़ी पैसे कमाएंगे, नीलामी करेंगे, तो अंग्रेज उठा के लेके चले गए, ठीक है। कई लोग उससे, कई मूर्तियाँ इतनी सुंदर थी कि उसको लालच में लेके चले गए लोग, कई कीमती थी तो लेके चले गए लोग, ठीक है, अंग्रेज वगैरह। और कुछ अंग्रेज घर में सजाने के लिए ले गए, सुंदर थी ना तो घर में सोचा सजाएंगे, अच्छा लगेगा, है ना, घर की शोभा बढ़ेगी। तब जा कर के मतलब इस तरह से अमरावती स्तूप के नाश हो गया, वो उसका पतन हो गया, ठीक है। अब जाके अब कुछ एक आध होंगे, थोड़े और पत्थर पड़े हैं, वरना कुछ नहीं अब तो, ठीक है। अब देखो ये सब हो गया, लेकिन आगे चल के जब समझ आया तो उसको बचाया गया, ठीक है। अब देखो ज़रा सांची का स्तूप देखो, थोड़ा सा कुछ पॉइंट छूट गया था मेरा, मैं आपको बता दूँ दोबारा फिर से एक बार कि जो सांची का जो स्तूप है हमारा, वहाँ पर जो तोरण द्वार मिले हैं, मैंने आपको बताया था तोरण द्वार, ये वाला ऐसे, जो तोरण द्वार मतलब एंट्री गेट, ऐसे आपने देखा होगा, 3 इसके वैसे बने हुए हैं ऐसे करके, ठीक है। जो तोरण द्वार है ये वाला, इसके ऊपर जो है कुछ पेंटिंग मिली है। क्या मिली है? पेंटिंग। इस पेंटिंग पर एक महिला की चित्र बना, एक महिला है उसकी पेंटिंग बनी हुई है, महिला की चित्र मतलब एक महिला को बनाया गया इसके ऊपर, और वो वृक्ष को पकड़ के लटक रही है, मतलब पेड़ों को उसने हाथ लगा रखा है। तो उससे क्या है कि
काफ़ी सालों तक मालूम चल नहीं पाया है कि ये किसकी मूर्ति है। बाद में जो कुछ अध्ययन किया गया, कुछ स्रोत मिले हैं, उससे मालूम चला कि ये जो जो मूर्ति है महिला की, वो एक शालभंजिका नामक एक देवी की मूर्ति है। ये एक देवी की मूर्ति बनाई गई थी, मतलब चित्र बनाया गया था, ठीक है, तोरण द्वार के ऊपर। तब जाके मालूम चला कि भाई ये जो है शालभंजिका एक शुभ का प्रतीक है। ये मतलब भाई क्या है, ये काफ़ी अच्छा माना गया इसको, शालभंजिका को, ठीक है, इसे देवी माना गया। और ये कहा गया, मतलब कि पता चला जो ग्रंथ मिले हैं उसमें शालभंजिका का जिक्र है। ये वैदिक जो हमारे वेद मिले उसमें भी जिक्र है इसका, शालभंजिका का। उसमें ये मालूम चला कि शालभंजिका एक ऐसी देवी थी कि जो वृक्ष जो होते थे, कोई पेड़ वगैरह, और उस पेड़ पर अगर मान लो फल नहीं निकल रहे हैं या फूल अच्छे नहीं होते हैं पौधों के, तो जिस भी वो पेड़ को हाथ लगाती थी शालभंजिका नाम की देवी, वो हाथ लगाने से वृक्ष पर फूल भी निकल जाते थे और फल भी निकल जाते थे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट आपको? चलो आगे देखते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट हमारे ये है कि जो महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध के जो कुछ घटनाएं उनके जीवन में हुई थी, उसको लेकर के लोगों ने कुछ प्रतीक चिन्ह बना लिया आगे चल करके। क्या बना लिया? प्रतीक चिन्ह। कि भाई एक टाइटल होता है ना, जैसे कि मान लो कि हमारा राष्ट्रीय झंडा जो है तिरंगा है, उसमें झंडे में हरा रंग का कुछ अलग मतलब है ना, कि हरा रंग भाई खेत हरियाली का प्रतीक है, केसरिया रंग वीरता का प्रतीक, चक्र हमारा प्रकृति का प्रतीक है, सफ़ेद हमारा शांति का प्रतीक है। तो ये रंगों से हमने एक निकाल लिया कि भाई इसका मतलब ये है। ऐसे ही जो महात्मा बुद्ध हैं उनके जो कुछ एक क्या नाम, उनके प्रतीक चिन्ह बना लिया गया और उस प्रतीक चिन्ह का एक अपना अलग मतलब निकाला। अब देखो, पहला एक बोधि वृक्ष बनाया गया, जैसे कि जो बुद्ध के अवशेष मिले हैं कुछ महात्मा बुद्ध के, जैसे कि उनसे जुड़े स्थल मिले हैं, वहाँ पर पीपल के वृक्ष को कहते हैं बोधि वृक्ष। ठीक है, तो जो बोधि वृक्ष है, ये वाला बोधि वृक्ष, इस बोधि वृक्ष को क्या माना गया कि बोधि वृक्ष जहाँ जहाँ मिले हैं पेड़ के ऐसे सिंबल, तो उसको कहा गया कि ये निर्वाण है। ये इसका पेड़ का मतलब निर्वाण है। बोधि वृक्ष का निर्वाण का मतलब होता है ज्ञान होता है, आपको बताया था मैंने फर्स्ट पार्ट में ही मैंने। ठीक है, उसको देख लेना एक बार आप वीडियो को। और जो चक्र है, कहीं अगर चक्र मिला है, तोरण द्वार पर ही मिला है चक्र बना हुआ, तो चक्र से ये माना गया, चक्र का मतलब है कि महात्मा बुद्ध ने जब पहली बार उपदेश दिया था तो उसको चक्र के रूप में देखा गया। चक्र से बनाया सिंबल कि ये महात्मा बुद्ध के उपदेश देने का निशान है, ये पहली बार का। ठीक है, लोगों ने ऐसे बनाया है मतलब। और ये स्तूप जो है, ये स्तूप को ये माना कि जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बनाया गया। ठीक है, महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद ये स्तूप बनाया गया। ठीक है, पेपर में पूछता है हमेशा ये क्वेश्चन, ये वाला आपका पूछता है कि जो स्तूप है, स्तूप इसका क्या अर्थ है, स्तूप क्यों बनाए गए? तो ये महापरिनिर्वाण आपके, अच्छा एनसीईआरटी में देखो महापरिनिर्वाण लिखा हुआ है, चाहे महापरिनिर्वाण देखो या निर्वाण देखो, दोनों का मतलब यही है, मतलब मृत्यु के बाद, मतलब मृत्यु का प्रतीक है ये, कि जब उनका जो मृत्यु हो गई तो उनकी जो मृत्यु हो गई महात्मा बुद्ध की, तब जा करके इसको स्तूप के रूप में देखा गया। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा एक बार आगे, ये जो महात्मा बुद्ध जो है, इनका जो बौद्ध धर्म था, आगे चल के इनकी मृत्यु के बाद एक बौद्ध धर्म बन गया। और ये बौद्ध धर्म जो है आगे चल करके इसका भी क्या हो गया, विभाजन हो गया 2 भागों में। ठीक है, 2 भागों में, एक बना हीनयान, एक बना महायान। मतलब है तो धर्म ही, लेकिन आगे चल करके आपस में उनके विचारों में क्या हो गया, मतभेद हो गया आपस में। इसलिए बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बट के, एक बटा हीनयान, एक हुआ महायान। अच्छा, हीनयान का मतलब ये था, जो लोग महात्मा बुद्ध के रास्ते पे चल रहे थे, बिल्कुल एकदम ये कह लो कि पुराने विचारों को मानते थे, घर त्याग देना और अलग रहना, ठीक है ना, और ब्रह्मचर्य का पालन करना, ठीक है, सुख के लिए मतलब कुछ फालतू काम नहीं करना, तो इस जो मानते थे ऐसे लोग जो थे, वो उन्हें कहा गया उन्हें कहा गया हीनयान लोग, वो कहलाए हीनयान धर्म के लोग। और जो नए विचार जो चाहते थे कि थोड़ा सा इतना टफ नहीं होना चाहिए, थोड़ा सिंपल होना चाहिए बौद्ध धर्म, तो ठीक है, जो मूर्ति पूजा करते थे इस टाइप के थोड़े से, है ना, महात्मा बुद्ध की, तो वो कहलाए महायान। ठीक है, ये नए विचारों को मानने वाले थे, ज़्यादा ये अपने आप को कष्ट नहीं देते थे। ये पुराने विचार वाले थे, महात्मा बुद्ध के रास्ते बिल्कुल लेते थे कि नहीं, हमें सादा जीवन जीना है लगातार पूरी लाइफ टाइम, तो वो थे हीनयान। अच्छा, एक बात ध्यान दो यहाँ पर आप, जो हीनयान है, इसी हीनयान को आगे कहा गया थेरवाद। यही थेरवाद जो है बहुत जगह फैला विश्व में, चल करके आप देखोगे इंडोनेशिया, बर्मा, म्यांमार, वो फैला हीनयान धर्म किस नाम से, थेरवाद के नाम से। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखो अब देखो यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट हमारा है ये बस। ठीक है, एक आता है आपका कि आजीविक संप्रदाय के लोग कौन थे।
देखो संप्रदाय का मतलब होता है एक ऐसे लोग जो किसी विशेष विचारों को मानते हैं, किसी भी एक विशेष विचारधारा को मानने वाले लोग को कहते हैं संप्रदाय। ठीक है, जो संप्रदाय था, इसके जो संप्रदाय थे इसकी जो स्थापना की थी, मतलब जो बनाया था, ठीक है, स्टार्टिंग आजीविक संप्रदाय के, उसके संस्थापक माने जाते हैं मखली गोसाल। क्या? मखली गोसाल। ये आपके 12th क्लास के एनसीईआरटी बुक में नाम दिया हुआ है, लेकिन आप अलग अलग बुक देखोगे आप तो उसमें कहीं मखली गोसाला पुत्र लिखा हुआ है, कुछ और लिखा हुआ नाम, ठीक है ना, लेकिन ऐसे ही नाम है मखली करके, लेकिन आपको एनसीईआरटी से फॉलो करना है, उस पर लिखा हुआ है मखली गोसाल। ठीक है, तो ये थे इसके संस्थापक, मतलब जिन्होंने बनाया था, इसको आगे बढ़ाया था। तो ये देखो इसके प्रमुख व्यक्ति ये गुरु थे। पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि आजीविक संप्रदाय के गुरु कौन थे, तो मखली गोसाल। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। ठीक है, अब देखो ये था क्या, ये एक प्रकार के नास्तिक लोग थे, एक प्रकार के नास्तिकवाद। नास्तिक वो होते हैं जो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, जो फालतू की चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, है ना, उस टाइप के होते हैं नास्तिक, जो भगवान को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, उस टाइप के। अब देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक और यहाँ पर यह है कि मखले जो गोसाल हैं वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का एक परिवर्तित रूप था ये, समझ बात आप। लेकिन ये ज़्यादा जो है इसका विस्तार हो नहीं पाया, इस धर्म का, इस संप्रदाय का ज़्यादा विस्तार हो नहीं पाया, ज़्यादा फैला नहीं है ये। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नास्तिकवादी बहुत ज़्यादा कठोर थे ये लोग तो। ठीक है, बहुत ज़्यादा कठोर, मतलब कि बहुत ज़्यादा सख्त थे, नियमों को पालन करना तो सबके बस की नहीं थी ऐसे नियम पालन करना। ठीक है, इसलिए आजीविक संप्रदाय क्या हो गया, वो ख़त्म हो गया आगे चल करके। तो ये जो थे, ये कहा जाता है कि जो मखली गोसाल हैं वो जैन धर्म में क्या नाम है, जैन धर्म के महावीर और बौद्ध धर्म के हमारे महात्मा बुद्ध, उनके समकालीन थे ये। समकालीन मतलब, समकालीन का मतलब ये होता है कि जो उनके समय में जिंदा थे। तो ये लगा लो कि ये उन्होंने, इन मखली गोसाल ने महात्मा बुद्ध और ये जो है इन लोग को जो जब ये धर्म स्टार्ट हुआ था तभी भी ये उस समय थे, इन्होंने देखा था इन सबको। ठीक है, तो ठीक है, ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। और अच्छा, चैप्टर तो कंप्लीट नहीं हुआ, इसके बाद जो है एक और टॉपिक रहेगा छोटा सा, बहुत छोटा सा, वो एक वीडियो हो जाएगा 10 मिनट के, वो रहेगा आपका हिंदू धर्म। ठीक है, पौराणिक हिंदू धर्म। ठीक है, इसको हम एक बार देखेंगे, बस इसके बाद हमारा ये वीडियो पूरा हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज इतना काफ़ी है। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे आप बता देना। ओके, थैंक यू।